नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। उनके कई लोग हमारे संपर्क में हैं। ये कहकर राहुल गांधी ने संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। नीतीश और नायडू कब तक बीजेपी के साथ हैं, लोग इस पर सवाल करने लगे हैं। कई सियासी पंडित सरकार के दिन गिनने लगे हैं। इधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार मोदी जी का हाथ देख रहे हैं। तीसरी तरफ स्पीकर के चुनाव पर बहुत बड़े खेल होने की आशंका जताई जा रही है। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि स्पीकर बीजेपी का बनाने के बजाय एनडीए के साथ ही स्पीकर विपक्ष का बनवा सकते हैं, क्योंकि अगर बीच में सरकार गिरी तो स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। स्पीकर में खेल हुआ तो मानकर चलिए कि सरकार 4 महीने भी नहीं चल पाएगी। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि एनडीए के सांसद उनके संपर्क में हैं। मोदी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी का जो बयान आया है, मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूं। और आपको याद होगा कि कुछ इस तरह का ही बयान कुछ दिन पहले खड़गे जी ने भी दिया था कि अल्पमत की सरकार है, इसका बहुत लंबा जीवन नहीं है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। तो ये बातें हवा में नहीं हो रही। इंडिया गठबंधन के लोग जिस कॉन्फिडेंस में हैं, जिस आक्रामक तौर से वो अपना बिहेव कर रहे हैं, आप देखेंगे राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज, आप देखेंगे अखिलेश यादव की, बाकी लोगों की, जितने भी लोग गठबंधन में हैं। और मैं तो पहले भी कई बार आपके चैनल पर कह चुका हूं कि वो लोग कह चुके हैं नीतीश को कि भाई ठीक है, आप सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, बड़े राज्य के आप मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं आप, तो आप काबिल हैं प्रधानमंत्री के, हमारा पूरा सपोर्ट है, आप बनिए। तो उनके हाथ में तो बड़ा लड्डू है। अब बड़ा लड्डू अगर नीतीश जी के हाथ में है, तो जो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए उनको दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा उनको दूसरी तरफ से मिल रहा है। तो वो तो जरा इंतजार कर रहे हैं कि हाउस चले, स्पीकर बन जाए, फिर हाउस की शुरुआत हो, थोड़ी था ले लें कि कहां तक मामला है। इसीलिए वो स्पीकर वाले मामले में भी ज्यादा हाथ पैर अड़ाना नहीं चाहते। अगर आपने देखा होगा, कल ही केसी त्यागी जी का बयान आया था कि हम बहुत ज्यादा विरोध या बहुत ज्यादा इस मामले में पड़ नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी, हम व्यक्ति का नाम जरूर देखेंगे और हमारी पार्टी उसको सपोर्ट कर देगी। आपको याद होगा कि कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी के घर पे इसी मामले को लेकर मीटिंग हुई थी, लेकिन वहां पे जो मेन एलाइज है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वहां से नदारद थी। और अब ये हो गया कि जब जो मेन पार्टी वही नदारद है, अगर इन दोनों में से एक भी चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा हो जाएगा। हालांकि ये बात भी तय है, अगर चंद्रबाबू नायडू अकेले जाते हैं या नीतीश जाते हैं, स्पीकर फिर भी भारतीय जनता पार्टी का बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है, थोड़ा सा दबाव बना के अपने हितों को साधना चाहती है और वो बताना चाहती है कि हम भी हैं, बिना हमारे कुछ नहीं होगा। जो दिल्ली में चर्चा चल रही है जिन नामों की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नाम आ रहे हैं, उनमें उनके पुराने भी हैं। उसमें जो है ओम बिरला जी भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान से दूसरे लेकिन सर, स्पीकर के चुनाव पर बड़ा खेल होने जा रहा है, इसकी आशंका तो जताई जा रही है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के साथ ही बीजेपी के स्पीकर को ना बनवाकर विपक्ष के किसी को स्पीकर बनवा सकते हैं। मैं टेक्निकली आपसे जानना चाह रही हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भी सबसे बड़ा दल है। वो सरकार बना रहे हैं तो स्पीकर तो उन्हीं का बनेगा। डिप्टी स्पीकर की मांग विपक्ष के लोग कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बन सकता है, क्योंकि मैं जब से देश आजाद हुआ है, मेरी जानकारी में सिर्फ ये है कि ये पिछले 5 साल जो 17वीं लोकसभा थी, उसमें सिर्फ डिप्टी स्पीकर नहीं था, नहीं तो लगातार डिप्टी स्पीकर होता था। और कई बार ये होता था कि अगर कोई इस तरह की मिलीजुली सरकार है तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है। पिछली बार भी आप देखेंगे तो सुमित्रा महाजन स्पीकर थी, तो विपक्ष के जो एआईएडीएम के वो थे थम्बी दुरई, वो डिप्टी स्पीकर थे। पिछली बार बिरला जी को 2019 में इन्होंने बनाया तो उस पद पे किसी को रखा ही नहीं, तो मोदी जी तो अपने अंदाज से चल रहे थे। तो इस बार ये उम्मीद की जा सकती है कि विपक्ष का कोई डिप्टी स्पीकर हो जाए। और डिप्टी स्पीकर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, वो स्पीकर का ही सहयोगी होता है, स्पीकर का ही सहायक होता है। स्पीकर के संसद चलाने में उनकी सहायता करे कि भाई स्मूथली संसद चल सके, उसमें उसकी हेल्प करता है डिप्टी स्पीकर का। लेकिन ये होता है कि चलो भाई, एक विपक्ष का हो गया डिप्टी और स्पीकर इनका हो गया, तो इस तरह से एक तालमेल रहता है।
ऐसा ही लोकसभा में होता है और ऐसा ही राज्यसभा में होता है। अच्छा, सत्ता और केपी विपक्ष मलिक मिलकर सर, दोनों। जी। अगर सरकार बीच में ही गिर जाती है, मान लीजिए जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही है, राहुल गांधी ने भी अपने बयान में इस तरह की बात कही कि अल्पमत में है, सरकार गिर सकती है, खड़गे भी बोल चुके हैं। तो अगर बीच में सरकार गिरती है तो स्पीकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे में विपक्ष डेप्यूटी स्पीकर की मांग कर रहा है, तो डेप्यूटी स्पीकर की क्या भूमिका होगी उस समय, मैं ये भी समझना चाहूंगी। देखिए प्रज्ञा, जैसे मैंने आपको कहा कि डिप्टी स्पीकर बिना स्पीकर के अधूरा है और उसको कोई हाँ। बहुत बड़ी पावर उस तरह से नहीं होती। वो उनके सहायक के तौर पे काम करता है, उनके सपोर्टर के तौर पे काम करता है। हाँ। अगर सरकार गिरती है और पार्टी तोड़-फोड़ की कोई बात आती है, तो उसमें स्पीकर का महत्वपूर्ण रोल तब होता है जब कोई लंबा-चौड़ा हिसाब-किताब हो और पूर्ण बहुमत की सरकार हो, उसको कोई खतरा ना हो, तब तो स्पीकर कुछ कर सकता है। जहाँ स्पीकर ऐसी सरकार से, ऐसी पार्टी से हो जहाँ वो खुद ही खतरे में है। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार में नहीं है, तो इस पार्टी का भी अगर स्पीकर होगा तो वो बहुत बड़ा खेल कुछ कर सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं। पिछले वाला मामला नहीं दिखेगा जिस प्रकार से ओम बिरला संसद चलाते थे और किसी को भी पार्टी तोड़-फोड़ में भी वो इस तरह के निर्णय लेते थे जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 303 सांसद भाजपा के थे और कुछ एनडीओ के थे। एनडीए के लोग थे तो 350 से ऊपर संख्या चली जाती थी। तो ऐसे में विपक्ष बहुत कमजोर था। आज विपक्ष बहुत मजबूत है, विपक्ष मजबूत है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कोई अहम भूमिका स्पीकर की हो जाएगी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है। अभी तक तो खड़गे ने ये बात कही और तमाम और नेता ये बात कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने छोटी बात नहीं कही है। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार गिर सकती है और उनके सांसद हमारे संपर्क में हैं। तो ये क्या संकेत क्या है? क्या अंदर खाने बड़ी तैयारी चल रही है? और अगर तैयारी चल रही है तो वो क्या तैयारियां हो सकती हैं? देखो प्रज्ञा, मैंने कई दिन पहले आपके चैनल पे कहा था कि ये सरकार चलना बहुत मुश्किल है। इसके तमाम आपको बॉडी लैंग्वेज दिख रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री की आप भाव भंगिमा देखें, उनकी बॉडी हाँ। लैंग्वेज देखें, चाहे आप अमित शाह की देखें, चाहे आप उत्तर प्रदेश में योगी जी को देखें, चाहे मोहन भागवत जी को, तो सब असहज महसूस कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार मजबूत सरकार होती है, आपको लगता कि हमारी सरकार बन गई, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं दिखाई देती। और मैं फिर वही सवाल आपके पास छोड़ता हूं जो मैं हर बार कहता हूं, आज तक भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई है। जी। जिस दिन संसदीय दल की मीटिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए विपक्ष इतनी मजबूती के साथ कह रहा है कि ये सरकार गिर सकती है। और मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत सारे लोग इंडिया गठबंधन के लोगों के संपर्क में हैं, जो पार्टियां छोड़-छोड़ के गए थे। अब आपको ये भी देखना चाहिए कि ममता बनर्जी के साथ चले गए थे प्रणब मुखर्जी के जो लड़के थे, अब वो भी कह रहे हैं कि मुझे वापस कांग्रेस में जाना है। कई लोग कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, पुराने लोग। तो क्यों आ रहे हैं? तो अब उनको लग रहा है कि खतरा टल गया है। और जैसे ही थोड़ा एहसास और ज्यादा लोगों को हो जाएगा कि खतरा टल चुका है, फिर लंबी लाइनें लग जाएंगी। अगर आप कल ये कह दें कि सरकार गिरने वाली है या सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरने के बाद देखिए कि धड़-धड़ कैसे लोग टूट के जाते हैं। क्योंकि अभी कई लोगों को ये लगता है कि अगर हम कुछ निर्णय ले लेते हैं, हम पार्टी छोड़ देते हैं और सरकार नहीं गिरी, तो फिर हमारी रेल किस तरह से बनेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा डरने वाले लोग तो तोते वाले लोग हैं, जो तोते के डर से आए हैं, तो उनका तो मामला फंस जाएगा। तो इसलिए वो लोग नहीं अभी डिसीजन ले रहे हैं। अगर उनको ये एहसास दिला दिया जाए कि ये सरकार खतरे में है, कभी भी गिर सकती है, तो वो डिसीजन ले सकते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल गांधी के पास ऐसे तमाम लोग संपर्क कर रहे हैं जो इस मानसिकता के लोग हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं, लगभग 100 की संख्या है भारतीय जनता पार्टी। जो बाहर से आए हुए सांसद आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनकी लगभग संख्या 100 है। और 100 में से अगर 50 लोग भी एक झटके में टूट जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी, उसमें बचेगा क्या? तो इसलिए तमाम चीजें हैं जो बाहर दिखाई दे रही है, इसीलिए राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं। जी। एक बड़ी घटना एक और हुई,
मोदी जी की गाड़ी पर चप्पल फेंकने की बहुत बड़ी घटना हुई है सर। बनारस में जो लोग नरेंद्र मोदी पर फूल फेंकने के लिए, फूलों की वर्षा करने के लिए, हार पहनाने के लिए और जिस महामानव की एक झलक पाने के लिए विदेशी लोग मरे जा रहे थे, उन पर चप्पल फेंकने जैसी घटनाएं, तो ये किस अनिष्ट के संकेत हैं केपी मलिक सर? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, सबसे बड़ा संकेत आपको अयोध्या से मिला है, हाँ। उसके बाद वाराणसी से आपको मिल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। उनका हर प्रकार से नुकसान हुआ है, उनकी दुकानें टूटी हैं, उनका रोजगार चला गया है, उनकी कई जगह कई लोगों के घर भी टूटे हैं, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला है। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़े बड़े सपने 10 साल पहले दिखाए थे उसमें कुछ नहीं हुआ है। कई जगह आप देखेंगे अब तो इस तरह की खबरें आने लगी है कि वहां जो महाराज का किला है बनारस के, वो किला भी आप अडानी को देना चाहते हैं। आपने पहले कहा था कि यहाँ से बड़े बड़े पानी के जहाज चलेंगे और उनमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो पानी के जहाज बना के तैयार करके आप अडानी को देना चाहते हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं रुष्ट नजर आते हैं। और ये चुनाव के बाद जो मामला सामने आया है, जो चंद लोग ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत मजबूत है, अब उनको भी समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत नहीं है और सरकार भी इसलिए मजबूत नहीं है, इसलिए अब वो लोग खुल के आने लगे। और ये इस तरह की घटनाओं में आने वाले समय में आपको बढ़ोतरी देखने में मिलेगी। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने ये हरकत की है चप्पल फेंकने की, हालांकि पहली बात तो ये है कि हम उस चीज की निंदा करते हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल। पद, हम प्रधानमंत्री पे इस तरह की हरकत करने के लिए निंदा होनी चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश है जो सड़क पे आता है, जो सामने दिखता है। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार वहां पे आप विकास के नाम पे तबाही कर रहे हैं स्थानीय लोगों की, उससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोग रुष्ट हैं। वही आपने बिल्कुल अयोध्या में एक देखा। एक बात तो बिल्कुल साफ है केपी मलिक सर, जिस तरह से अयोध्या में हार हुई बीजेपी की, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बहुत कम अंतर से चुनाव जीते हैं बनारस में भी, ये बिल्कुल साफ है कि मोदी सर्वमान्य नेता नहीं रहे। मोदी का वो क्रेज, वो जो एक लगाव था लोगों में, वो अब खत्म हो गया है। लोग अब मोदी से नाराज है, वो आक्रोश दिखने लगा है और यही कारण है कि मोदी की लोकप्रियता भी धीरे धीरे घटती जा रही है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मोदी अब सिर्फ और सिर्फ हेट पॉलिटिक्स के सहारे खड़े हैं, बाकी अब कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। देखिए प्रज्ञा, इसमें दो उदाहरण आप ले सकते हैं। एक तो अभी सीएसडीएस का एक सर्वे आया था जिसमें मोदी हाँ से जी ज्यादा बिल्कुल। लोकप्रियता राहुल गांधी की दिखाई। दूसरा ये था कि जिस प्रकार से मोदी जी का बनारस में वोट फीसद कम हुआ है, वो भी जताता है कि मोदी उतने लोकप्रिय नहीं है जितने पहले थे। और उसमें तमाम वो चीजें हैं कि जिस प्रकार से हम पिछले 2 महीने से मोदी जी की जो असंसदीय भाषा और इस प्रकार की भाषा उनकी है, उनके भाषण है, वो हम सुन रहे हैं, तो उससे बहुत लोग निराश हुए हैं और उनको लगा है कि ये पुराने वाले मोदी नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बहुत ही निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग अपने भाषणों में किया है, उससे कहीं ना कहीं जनता रुष्ट है या उनसे जो है विमुख होती दिखाई दे रही है और उनको लगने लगा है कि मोदी जी सिर्फ हवा हवाई कर रहे हैं। वास्तव में जो जमीनी हकीकत है उससे कोसों दूर है। और देखिए जो 3-4 चीजें प्रज्ञा अभी हुई हैं हाल ही में, अगर आप देखेंगे जो बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनको लोग या भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के में ले रही है, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे अभी रेलवे का आपने देखा जो दुर्घटना हुई है उसमें रेल मंत्री का जो आचरण है वो पहले दिखा रहे हैं कि ये कवच है, फिर वो मोटरसाइकिल पे पिछली बार उछल कूद कर रहे थे, इस बार मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो वो अपनी रील बना रहे हैं। किसी मंत्री को ये क्या दिखाने की जरूरत है कि आप वहां हेलीकॉप्टर से गए हैं कि मोटरसाइकिल पे बैठ गए? क्या आप अपना प्रचार कर रहे हैं या आपको ये दिखाना चाहिए कि वहां पे दुर्घटना हुई और हमने कितनी जल्दी ट्रेन को संचालन शुरू कर दिया, कितने लोगों को हमने तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और आपको इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी ऑफर करना चाहिए। आपको पता है कि मोदी जी किसी कीमत पे आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि आप उनके नवरत्न हैं, तो आप अपनी तरफ से तो इस्तीफे की पेशकश कम से कम कर सकते थे। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें जताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। तीसरी बड़ी घटना का जो जिक्र मैं प्रज्ञा कर रहा हूं कि आपने देखा कि महाराष्ट्र में चीज खुल के आ गई है कि किस प्रकार से ईवीएम को सेट किया गया, किस प्रकार से ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 48 वोट से शिंदे ग्रुप के जो शिवसेना है उसके एक सांसद को जिता दिया गया
और जो उनके सामने खड़े हुए थे वो 2000 वोटों से जीत गए थे और उन्होंने दोबारा काउंटिंग की मांग करी और तत्काल दोबारा काउंटिंग हो गई और वहां पे वो सारे तथ्य सामने आ गए। मोबाइल पकड़ा गया, मोबाइल में ओटीपी आया, मोबाइल किसके पास था वो अधिकारी पकड़े गए, तो ये एफआईआर हो गई। तो ये जो सच्चाई सामने आई है, एकाएक लोगों को समझ में आने लगा है कि जो दिखाया जा रहा वो नहीं है, पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और है। तो धीरे धीरे जैसे ही परत दर परत खुल रही है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से के ऊपर से उठ रहा है और उसी की चिंता जताते हुए आरएसएस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि लगातार वो इस तरह के भाषण दे रहे हैं कि अभिमान नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, क्योंकि ये मामला अत्यधिक बढ़ सकता है। और अभी आपको इस तरह की घटनाएं, मैं फिर कहता हूँ, कई बार मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह की घटनाएं आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, भ्रष्टाचार खुलेंगे और चीजें आपके सामने आएंगी। कोई चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो दूसरा विद्यार्थियों का मामला हो, चाहे रेलवे भर्ती बोर्ड का मामला हो, जहां भी भर्तियों की बात होगी, पिछले 10 साल में कहीं भी कोई स्मूथ भर्ती नहीं हुई है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ये चीजें निकल के आएंगी। आप देखें गुजरात में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं टीचर का, वहां पे टीचर को आप परमानेंट नहीं कर रहे, इतनी गर्मी में औरतों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, तो आप क्या सरकार चला? जी। एक चीज सर ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि अगर स्पीकर के चुनाव में खेल हो जाता है, जिसके होने के बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, कई संभावनाएं उठ रही हैं, अगर वो खेल हो जाता है तो मानकर चलिए 4 महीने भी सरकार नहीं टिक पाएगी, बीजेपी सरकार। देखिए प्रज्ञा, जो 4 महीने चलेगी, 4 दिन चलेगी, इसका दावा कोई नहीं कर सकता। हाँ। अगर सरकार इसी सेशन में गिर जाती है तो फिर 4 महीने का क्या मतलब रहेगा? देखिए सरकार अगर 4 महीने चल गई, फिर वो एक 1.5 साल से अधिक चलेगी, आप मान लीजिए। सरकार का जो रोड मैप है वो 3 राज्यों के चुनाव पे टिका हुआ है, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा। अभी अक्टूबर में चुनाव है और नीतीश कुमार जो है चुनाव से पहले पहले खेला कर दे। अगर वो भारतीय जनता, वो कभी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़े। उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से खिलाफत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से नाराज है, उसका सीधा सीधा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। तो इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के चुनाव लड़े। इसलिए मैं आपको ये पक्की बात बता रहा हूँ कि चुनाव से पहले पहले वो डिसीजन ले लेंगे और वो पलटी मार के, नाम से तो चाचा फेमस है, तो चाचा पलटी मार जाएंगे और चाचा जी भतीजे से, चाचा से भतीजे की पुरानी डील है, हो चुकी है। जब एक पाया कुर्सी का गिर जाएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, नायडू तो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे, नायडू तो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू का भी मैंने आपको बताया था कि चंद्रबाबू नायडू का सिर्फ जो है तब तक इंतजार है जब तक उनको एक स्पेशल पैकेज नहीं मिल जाता, जब तक उनके सारे ईडी सीबीआई के केस नहीं निपट जाते, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनकी कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि वहां तो अभी चुनाव हुए हैं और वो सीएम बन चुके हैं, तो उनके सामने तो 5 साल का लंबा समय अभी पड़ा हुआ है, तो उनको कोई जल्दी नहीं है उनकी तरफ से। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद कि भाई कभी भी सरकार गिर सकती है और उनके लोग हमारे संपर्क में हैं, यानी राहुल गांधी ने जब से ये बात कह दी है तब से बीजेपी में भयंकर खलबली मच गई है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। लेकिन हमारी नजर हर एक राजनीतिक गतिविधि पर है, इसीलिए आप छोटी छोटी खबरों के लिए और बड़ी बड़ी खबरों के लिए अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।